तो दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं, राजेश त्यागी। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में अमेरिका और नाटो शक्तियों के एग्ज़िट के बाद, उनके चले जाने के बाद वहाँ किस तरह के हालात हैं और क्या उसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या भविष्य है अफ़गानिस्तान का। और इस विषय में हमारे साथ जो है चर्चा करने के लिए अफ़गानिस्तान से तीन एक्सपर्ट्स हैं। और साथ ही अशोक चौहान जी हैं, जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं अर्थशास्त्र के। तो मैं सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूँ। साथी अशोक चौहान जी, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी पर। और आप यहाँ वर्कर्स थैंक यू। सोशलिस्ट टीवी पर आते रहे हैं और सभी दर्शक आपसे आप उनका भी परिचय, हमारे बाकी गेस्ट्स का भी परिचय हमारे दर्शकों से करा दें। तो सबसे पहले आप परिचय करा दें सभी दर्शकों से, ताकि हमारे जो थैंक श्रोता यू। हैं वो सभी से परिचित हो सकें। तो अशोक जी, आप। थैंक यू जी। कॉमरेड राजेश। हमारे साथ तीन साथी हैं और हम इन सब का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा मिस्टर रहीमुल्ला सफी, अफगानिस्तान से हैं। ही इज फॉर्मर प्लानिंग पॉलिसी एंड एक्सटर्नल रिलेशंस डायरेक्टर, एजी अफगानिस्तान, and he is senior advisor to he has been the senior advisor to Civil Services Commission, and he has also been the dean faculty management studies of Salam University, and he is specialist in World Bank projects, BCA, and he has done BCS LLB, and he is an MBA. So he is a well qualified person. We are happy to have him here. We welcome you. Khush Amdeed. थैंक यू मिस्टर सर। रहीमुल्ला। थैंक यू और सर। हमारे साथ हैं दूसरे साथी डॉक्टर बहराम रमेश। इन्होंने हमारे विश्वविद्यालय से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी किया है इकोनॉमिक्स में, और ये डेमोक्रेसी पर ही काम कर रहे थे। तो इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया, बीए इकोनॉमिक्स किया, डिप्लोमा इन यूएन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में किया, एंड ही इज एन इंटरनेशनल he is an advisor to all international students in India, and he has been guiding them that how to take admission in various universities, and many students are in his touch. और तीसरे हमारे साथ एक और साथी हैं सैयद इफ्तिखार बेजदानी जी। इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स मैसूर यूनिवर्सिटी कर्नाटक से किया है, और ये स्टूडेंट होने के साथ साथ एक मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं। मीडिया में ये अपने वीडियोस बनाते रहते हैं, बातचीत अपनी रखते रहते हैं, अफगानिस्तान की आवाज को उठाते रहते हैं। तो आप सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम, खुश आमदीद एक बार फिर से। हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और देखिए, वैसे तो ये संकट की घड़ी है और अफगानिस्तान में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। लगातार हम इस पे नजर रखे हुए हैं। अभी 2 घंटे पहले की एक वीडियो में हमने देखा कि अफगानिस्तान में काबुल में बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो गए हैं और कुछ गोलीबारी भी वहां हुई है। एक छोटी लड़की की तस्वीर बार बार वायरल हो रही है कि वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना वहां डटा हुआ है और उसने अपनी एम्बेसी बंद नहीं की है। बाकी सभी देशों ने वहां एम्बेसी अपनी बंद कर दी है। इन सब चीजों के बहुत गहरे मायने हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे अभी। और तीसरी चीज जो है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों की एंट्री अपने देश में बंद कर दी। तो जैसे कि वो एक शरणार्थी के रूप में वहां जाना चाहते थे। अफगानिस्तान के लोग इस समय बहुत ज्यादा हताश हैं, डरे हुए हैं, और बहुत सारे लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं। तो स्थिति पहले। जी। तो मैं कॉमरेड राजेश जी। से प्रार्थना करता हूँ, आई रिक्वेस्ट कॉमरेड राजेश त्यागी that please continue the discussion, and he can ask, you can say, from these persons, because they are
they are very much knowing everything about the situation. So, I would like to tell my audience, my viewers, that the panel today is of experts. They are experts in their fields, in economics, in politics, in international affairs. And it's a very important show also. So, first of all, I would like to ask a question to Professor Ashok ji himself. Ashok ji, is a senior economist and professor in Kurukshetra University in economics department. तो पहला जो सवाल है मेरा वो उन्हीं से है, अशोक जी से है. अशोक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर अभी पूरा घटनाक्रम रहा है, जिसमें यूएस और नाटो फोर्सेस वहाँ से बाहर आ गई हैं, और अभी आपने जिक्र किया कि किस तरह से वहाँ चीन जो है उसने अपनी एम्बेसी बंद नहीं की है, और ऐसा लग रहा है कि शायद चीन और रूस भी साथ में जो है, इसको चीन तो कम से कम एक इकोनॉमिक बैकिंग देगा ही अफ़गानिस्तान को. तो इस सब के चलते जो नया सिनेरियो बन रहा है, जिसमें अमेरिका और यूरोप की जो शक्तियां हैं वो अपने हाथ खींच लेंगी, भारत का जो इन्वेस्टमेंट वहाँ है अफ़गानिस्तान के अंदर वो खटाई में पड़ता दिख रहा है, और चीन जो है, जो दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति है, अमेरिका के ख़िलाफ़ इस समय खड़ा हुआ है, तो चीन जो है वो तालिबान को बैकिंग दे रहा है. तो तालिबान का मैं ये जानना चाहूँगा कि तालिबान के शासन के चलते और इस इंटरनेशनल सेटिंग के चलते अफ़गानिस्तान का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है, उसका जो भविष्य है, उसकी अर्थव्यवस्था का, वो क्या होने वाला है, इस पर जरा आप रोशनी डालिए. देखिए, इस चीज को हम ये देखें कि जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, जो ये साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, और जो ये बड़ी बड़ी सरमाएदार वाली ताकतें हैं, ये काफी समय से अफगानिस्तान से खेल रही हैं. इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर बार बार कब्जा करने की कोशिश की है, और लेकिन अफगानिस्तान के लोग तरक्की पसंद और अमन पसंद लोग थे, जिसमें से उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढा जो इन चीजों को पसंद नहीं करते थे, उनको फेवर किया गया. ये हम बहुत पहले से देख रहे हैं. पहले ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जब तक भारत भी आजाद नहीं हुआ था तब तक वो वहां पर हमला कर रहे थे, और बाद में उन्होंने एक तरह तरह की लड़ाइयाँ, कई तरह की लड़ाइयाँ करके वहां पर ड्यूरेंट लाइन उन्होंने बनाई थी. और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहां पर रशिया एंटर कर गया, तो काफी समय तक रशिया ने वहां दखलंदाजी की, और फिर अमेरिका वहां मुजाहिदीन के जरिए एंटर किया, और 20 साल से अमेरिका वहां रहा. तो अफगानिस्तान को एक तरह से साम्राज्यों का इनकी कबर कहा जाता है, कि बड़े बड़े जो इंपीरियलिस्ट है वहां आते हैं और आकर दफन हो जाते हैं. मेरे साथ डॉक्टर बहराम रमेश ने काम किया था, तो जो डाटा इन्होंने कलेक्ट किया था, तो हमने देखा कि जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी वहां रही, उन 12-13 साल में कुछ तरक्की अफगानिस्तान में जरूर है, लेकिन आगे जो फ्यूचर है वो फ्यूचर काफी ब्लीक है. और क्योंकि जो ताकतें यहाँ आ रही हैं, जैसे कि हमने देखा कि चाइना ने अपनी एम्बेसी बंद नहीं की है, तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि चाइना तालिबान से मिला हुआ है और चाइना वहां टिकना चाहता है. और इस तरह से चाइना की मंशा हमें बहुत पहले से पता है कि वो अफगानिस्तान के संसाधनों पर, अफगानिस्तान के रिसोर्सेज पर, अफगानिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहता है. जमीन के नीचे जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, देखिए हमें ये नहीं पता कि अफगानिस्तान में तेल है या नहीं, लेकिन बाकी बहुत तरह की वहाँ मिनरल जो वेल्थ है उसके ऊपर अब चाइना की काफी समय से नजर है. और चाइना ये काम दूसरे देशों में भी करता रहा है, अफ्रीका में ये काम करता रहा है, तो चाइना की उसके ऊपर नजर है. लेकिन वहां पर ये आर्थिक तरक्की होगी या नहीं होगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. क्योंकि पहली बात तो लोग ही बार बार तालिबान के विरुद्ध हो रहे हैं. तालिबान अपनी तरफ से एक अच्छा चेहरा भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका असली जो चेहरा है वो भी सामने आ रहा है. जो इंपीरियलिस्ट शक्तियां हैं, जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, जो कैपिटलिस्ट पावर हैं, वो तालिबान के खिलाफ भी अपने आप को शो कर रही हैं, और अंदर ही अंदर तालिबान को सपोर्ट भी करना चाह रही हैं.
तो इस तरह के हमें कई सिग्नल्स लगे हैं और हम इस पे पहले वीडियो करते रहे हैं। तो बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, जब तक अमन नहीं होगा, जब तक चैन नहीं होगा, जब तक शांति नहीं होगी, तब तक वहां पर पूंजी का प्रवाह होना भी मुश्किल है। हम देख रहे हैं कि आईएमएफ ने आज ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो अफगानिस्तान का रिजर्व फंड आईएमएफ ने वर्ल्ड बैंक में रखा हुआ है, उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया। इसका मतलब वो कुछ कंडीशंस के तहत उसको रिलीज करेंगे। वो उसमें देख रहे हैं कि क्या तालिबान उनकी शर्तें मानते हैं, क्या वो औरतों पर जुल्म करे, जो औरतों पर, ख्वातीन पर जो जुल्म करते रहे हैं। और इस चीज का जो वेस्टर्न मीडिया है इसका काफी विरोध करता है। तो अगर वो इन कंडीशंस को मानते हैं तो, और अगर इन्वेस्टमेंट का फ्लो होना शुरू होता है तो फिर आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। यहाँ जी अशोक जी, यहाँ मैं इफ्तिखार साहब से जानना चाहूँगा, वो भी आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, दो तीन बातें आपने कही हैं और बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं। आपने एक तो कहा है कि चीन की जो बैकिंग है तालिबान को, वो बड़ी स्पष्ट है। चीन ने अपना दूतावास बंद नहीं किया और चीन ने कहा भी, और तालिबान ने भी कहा है कि चीन हमारा दोस्त है। तो चीन से अगर उनको फाइनेंशियल बैकिंग मिलती है, इफ्तिखार साहब से मैं जानना चाहूँगा कि अगर चीन से फाइनेंशियल बैकिंग मिलती है तो आईएमएफ की बैकिंग की शायद ज़्यादा चिंता तालिबान को नहीं रहेगी। तालिबान को बहुत बड़ा फाइनेंस नहीं चाहिए, और वहाँ जिस तरह के इन्वेस्टमेंट हैं वो उनको, दरअसल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, चीन खुद उसके लिए बड़ा लालायित है। वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तेल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लिथियम की जो माइनिंग है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीन खुद बहुत लालायित है। और चीन की जो सारी जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है, उसको बहुत बड़ा इससे जो है इससे उसको एक बड़ा सहयोग भी जो है वो मिलेगा। तो उस सब के चलते जो चीन का मामला है, तो चीन का मामला ये है, और चीन के सहयोग के चलते मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ से उसे कुछ मिलेगा या नहीं। और ये पहले ही कैलकुलेट भी कर रहा है, मुझे लगता है तालिबान, कि आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ के ऊपर अमेरिका और नाटो शक्तियों का बड़ा वर्चस्व है, यूरोप की शक्तियों का बड़ा वर्चस्व है। तो उसने शायद ये कैलकुलेट भी नहीं किया कि आईएमएफ से उसे कुछ मिलेगा। शायद आईएमएफ से तालिबान को ये चाहिए भी नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ये तालिबान को आईएमएफ से, अमेरिका से, यूरोपीय शक्तियों से कोई सहयोग नहीं भी मिलता, तब भी इफ्तिखार साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तालिबान जो है वो चीन की मदद से अफ़गानिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कर सके, कम या ज़्यादा। थैंक यू सर। असल बात यह है कि जो कंट्री चीन, अगर हम देखें चीन का जो काम किया है पाकिस्तान, अभी हम देखें कि आईएमएफ से ज़्यादा चीन से, पाकिस्तान ने चीन से बहुत ही कर्जा लिया है। तो उसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और वो इतना डेवलपमेंट हम उसकी इकोनॉमिक में नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक कंट्री है जो वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक भी है, और उसका बाहर मुल्कों के साथ राबता भी है, लेकिन फिर भी चीन के साथ नहीं कर सका अपना इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करे। लेकिन अफगानिस्तान का जो बात है वो बहुत अलग, क्योंकि जब तालिबान आएगा अफगानिस्तान में, पहले तो ये अपने आप के सामने बहुत चैलेंजेस देखेंगे। तो उसके बाद ये जो बाहर मुल्कों की रिलेशन इसके साथ नहीं बनता, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पहले जो तालिबान था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन था मे बी 5 मिलियन, और थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम, लेकिन अभी अफगानिस्तान का पॉपुलेशन 13 मिलियन से ज्यादा है। अभी तालिबान नहीं कर सकता कि जो रूल उन्होंने उस टाइम किया था और वेस्टर्न यूनियन की जो हिमायत थी वो नहीं लिया था, लेकिन ये 3-4 साल सरवाइव किया। लेकिन अभी ये मामला डिफरेंट है।
अभी इस टाइम में इतना पॉपुलेशन के साथ सरवाइव नहीं हो सकता। अगर चाइना जितना भी चाहे यहाँ पे इन्वेस्ट करे, तो उससे अगर यहाँ पे अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, तो मैं इतना ज्यादा डेवलपमेंट मुझे नजर में नहीं आता, क्योंकि यहाँ काम करने से ज्यादा चैलेंजेस अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है तालिबान के सामने। तो इस आपने ये कहा कि ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं यहाँ डॉक्टर बहराम रमेश जी से ये जानना चाहूँगा, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये जो मैनेजमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो फाइनेंस है जो चाइना देगा, इसके मैनेजमेंट पे भी चाइना हिस्सा लेगा। और ये मैनेजमेंट जो है, तालिबान के पास ये एक्सपर्टाइज़ नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की, लेकिन चाइना के पास ये बहुत ही हाई एक्सपर्टाइज़ है। तो चाइना सिर्फ फाइनेंस ही सप्लाई नहीं करेगा, बल्कि चाइना ये मैनेजमेंट भी जो है उसको सप्लाई करेगा। और ये निश्चित है कि इस मैनेजमेंट के साथ जो है ये अफ़गानिस्तान जो है अपनी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है, या मैं कहूँगा कि उसको जो चाइनीज़ एक्सपर्ट्स हैं, ये मैनेजमेंट का जो काम है, तो वो सीधे चाइनीज़ एक्सपर्ट्स के हाथ में भी वो छोड़ सकता है। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगा, बहराम रमेश जी, आप हमें बताइए कि ये जो संभावना है कि वो चाइना उसके लिए मैनेजमेंट करे, ये संभावना जो है क्यों नहीं हो सकती? शुक्रिया सर, थैंक यू साथियों, श्री राजेश जी, प्रोफेसर अशोक चौहान सर, आनंद और साथियों, सबको प्रणाम है, सबको नमस्ते है मेरा तरफ से। बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम के लिए, अफगानिस्तान के और करंट सिचुएशन के लिए जो बात करना चाहते हो आप। सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली जो मैनेजमेंट आपने बात किया और क्यों नहीं कर सकते, इसके रीज़न ये है, जो पुराना टाइम 1996 2001 तक जो तालिबान था और वो जो अब जो तालिबान है, ये बहुत डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है। सबसे पहले तो इस बात करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान कुछ कंट्रीज के लिए एक प्ले गेम, एक ग्राउंड बन गया, ठीक है जी, कि एक कंट्री अटैक करते हैं, अफगानिस्तान को कब्जा करते हैं और कुछ टाइम के बाद फेल होते हैं और वापस चले जाते हैं। जैसे 1972 के बात करूं और 1989 पे जैसे सोवियत अफगान वॉर था, और उसके बाद 2001 यूएसए पे आया 2021 तक। तो ये एक बड़ा गेम है। बट जो मेन फोकस जो आपने क्वेश्चन किया सर, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये बताना चाहता हूं कि अब जो तालिबान है ना सर, मेरे ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग पे, ये दो तरह तालिबान होते हैं सर। एक तालिबान थोड़ा एजुकेटेड है, जो माइंडफुल है, और वो जो लीडर्स हैं कोशिश करते हैं कि जो नेगोशिएशन, जो पीस टॉकिंग है, उस तरह पे अफगानिस्तान को एक गवर्नमेंट बनाया है और सबके साथ एक मिक्स गवर्नमेंट बनाया है, जो लीडर्स के तालिबान है। पर जो नीचे के लेवल है तालिबान, जो थोड़ा नीचे है, जो उसका फोर्स है, वो ही नहीं चाहती है। वो लोग चाहते हैं कि पूरा सब कुछ को कब्जा करें। देखो सर, अफगानिस्तान का खर्चा है, अफगानिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज है और आपको पता है कि इतना सप्लाई वहां पे नहीं है, इतना बिग कंपनीज नहीं है, और हम नॉर्मली जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जैसे राइस है, ऑयल है, क्लोथ्स है, कुछ भी जो खाने पीने हैं, हम नियर बाय कंट्रीज से खरीद करते हैं सर, इनक्लूड ऑफ चाइना, इनक्लूड ऑफ इंडिया, इनक्लूड ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान। तो ये चाइना सर, एक जो 13 फैमिली है, 13 फैमिली है, 13 फैमिली, वन मेंबर ऑफ दैट 13 फैमिली इज फ्रॉम चाइना। तो ये लोग अफगानिस्तान कब्जा कर ली, आपका फायदा देख रहे हैं। बाद में श्योर हो चाइना इस मैनेजमेंट के लिए एक तो इसका खर्चा भी नहीं दे सकते हैं, और दूसरा अब जो डेमोक्रेसी है 2001 से अभी तक, सारे अफगान लोग, इस सब के पास अवेयरनेस मिल गया, सबके पास इंफॉर्मेशन मिल गया ना। जो रूसिया था, जो अमेरिका था, अफगानिस्तान के लिए कोई कंट्री इतना अच्छा काम नहीं किया। नो वन इज गोइंग टू डू समथिंग बेस्ट फॉर द अफगानिस्तान।
अब खुद अफगानिस्तान लोग को यूनिट होना चाहिए। तो हाँ, सबके लिए एक्सपीरियंस मिल गया। सो एक्सपीरियंस यही दिखा देगा चाइना ये चीज को अच्छा से मैनेज नहीं कर सकते हैं, और कुछ टाइम बाद, शायद 1 महीने या 3 महीने बाद, ये जो तालिबान है ना, ये दो पार्ट होते हैं, one part in one side and one time in another side. And one thing more, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, पाकिस्तान जैसे इफ्तिखार जी बताया, पहले बहुत उसके पारो किया है चाइना से, इधर उधर से। पाकिस्तान तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तालिबान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तालिबान नीड लॉट्स ऑफ मनी। इस क्वेश्चन को कंक्लूजन करता हूं सर, एक तो अफगानिस्तान पे जो तालिबान का खर्चे ज्यादा है, और ये थिंकिंग ऑफ द पीपल ऑफ तालिबान, जो पूरा तालिबान है, ये माइंड थोड़ा डिफरेंस हो रही है। कुछ तालिबान पीस के थ्रू पे एंट्री करते हैं, कुछ तालिबान जबरदस्ती से चाहते हैं। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि वो लोग सक्सेस होते हैं। बट इफ ऑल कम इन वन माइंड, अंजी डेमोक्रेसी से 2001 से 2021 से 20 साल है, अफगानिस्तान के ऊपर जो डेमोक्रेसी के ऊपर इन्वेस्ट हो गया, जो अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया, और जो अफगानिस्तान पे डेवलपमेंट हुआ, इफ तालिबान गवर्नमेंट रिस्पेक्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, फिर मुझे लगता है कि मे बी दे कैन कंटिन्यू दिस। अंसी एक बात और मैं बताना चाहता हूं सर, कि अभी अफगानिस्तान पे काफी ज्यादा बॉर्डर्स बंद हो गया ड्यू टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर है, अगर चाइना के बॉर्डर है, और अगर ईरान के बॉर्डर है, सब बंद हो गया, और हमारा सारे बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के ऊपर बंद हो गया। तो ये जो खाने पीने था सब बाहर आ रहा था, अभी प्राइस बन गया, प्राइस ऑफ गैस, प्राइस ऑफ ऑयल, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, एनीथिंग, सबके प्राइस बन गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट बन गया, सारे रोजगार, मतलब एवरीवन लॉसिंग देयर जॉब। सो नाउ इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो सबको प्रॉब्लम आ रही है, जो पुअर है उसको वो तो बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है, जो मीडियम है दे आर आल्सो गेटिंग पुअर, एंड द पीपल आर रिच, दे आर आल्सो कमिंग डाउन। तो ये बहुत अभी अफगानिस्तान पे दिक्कत हो रही है सर। वी हैव टू डिस्कस मोर अबाउट दिस। थैंक यू। आपने कई बिंदु इसमें रखे और बड़ी स्पष्टता के साथ आपने रखा। दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही हैं उन्होंने, रमेश साहब ने। उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि जो तालिबान है ये वो पिछला तालिबान नहीं है, 20 साल पुराना तालिबान नहीं है। इस तालिबान के अब कई रंग हैं, और इसके अंदर नए जो यंग लोग जो शामिल हुए हैं तालिबान में, तालिबान फोर्स में, तो उनके पर्सपेक्टिव भी अलग हैं, और वो प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव वाले भी काफ़ी लोग इसके अंदर हैं, जो दूसरी तरह से सोचते हैं, वो पुराने नेताओं की तरह नहीं सोचते। और इसलिए उस किस्म का रिप्रेशन और उस किस्म का रिजीम जो तालिबान का पहले था, वो अब होगा या नहीं, तो वो देखने वाली बात है, वो भविष्य पर निर्भर करेगा। एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने, रमेश साहब ने। दूसरी बात उन्होंने कही है कि ये जो तालिबान, अगर इसके अंदर ये डेमोक्रेटिकली काम करता है, अगर इसके अंदर जितने भी इसके कलर्स हैं उनको जगह दी जाती है, अगर ये दुनिया के अंदर एक अब मोबिलाइजेशन अपने फेवर में कर पाता है, तो तालिबान जो है वहाँ विकास कर सकता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसकी संभावना उन्हें अभी फ़िलहाल के लिए कम दिखाई दे रही है। तो यहाँ मैं रहीमुल्लाह सफ़ी साहब से जो है मैं ये जानना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा विषय से मैं अलग हट रहा हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बहुत करके कहा जा रहा है अभी कि तालिबान का इतिहास जो है उसको भी साइट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि तालिबान जो है वो औरतों के ख़िलाफ़ है, तालिबान जो है वो कहा जा रहा है कि तालिबान जो है बहुत तरह से जो है जो जुल्म और तमाम तरह की चीज़ें हैं जो तालिबान के नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उन सब के लिए तालिबान जाना जाता है। लेकिन मैं एक बात रहीमुल्लाह साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो जुल्म और जबर की बात की जा रही है, तो जुल्म और जबर में तो जो अभी साम्राज्यवादी ताकतें, जो इम्पलिस्ट ताकतें वहाँ अभी तक रूल कर रही थी, डायरेक्टली रूल नहीं कर रही थी, प्रॉक्सीज के जरिए रूल कर रही थी, हामिद करज़ई के लिए जरिए रूल कर रही थी, भी फ़िलहाल वहाँ मौजूदा राष्ट्रपति के जरिए रूल कर रही थी। जो जुल्म की बात है वहाँ अफ़गानिस्तान को
अफ़गानिस्तान की मेहनत कश जनता पर, वहाँ की आम जनता पर जो जिस किस्म का सारा जुल्म वहाँ किया जा रहा था। अभी 12,000 से ज़्यादा कैदी तो तालिबान ने 2 ही जेलों से छोड़ दिए हैं। तो पूरी दुनिया से लोगों को ला कर के, जो साम्राज्यवाद का जो है उसका विरोध करते थे, उनको ला कर के अफ़गानिस्तान के अंदर जेलों में रखा जा रहा था। और वहाँ ऐसे यातना गृह बनाए गए थे, ऐसी जेलें बनाई गई थी जिसमें लोगों को यातनाएं दी जा रही थी। तो मुझे लगता है जितने बड़े पैमाने पर वहाँ कत्लो गारत इम्पीरियलिस्ट पावर्स ने की है, बताया जा रहा है कि वहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस वॉर में मरे हैं। तालिबान चाहकर भी इतना जुल्म जो है वहाँ नहीं कर सकता जितना जुल्म जो है इम्पीरियलिस्ट ताकतों ने वहाँ किया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और अफ़गानिस्तान की जनता इस सवाल को कैसे देखती है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि तालिबान जो है वो वहाँ जुल्म कर रहा है और ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जब हम इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस के जुल्म पर नज़र डालते हैं, जब उनके दमन पर, उनके ऑपरेशन पर नज़र डालते हैं, तो ये तालिबान वाला जुल्म तो हमें कुछ भी नहीं उसके सामने दिखाई दे रहा है। और जिस तरह के प्रोमिसेस अभी तालिबान कर रहा है कि वो बदला नहीं लेंगे, वो औरतों को जगह देंगे, आज तो ये भी बयान आया कि सरकार में भी जगह देंगे। तो इस सब के चलते क्या ये सारी जो आशंकाएं हैं, ये अपने आप में जो है जो सारे कयास लगाए जा रहे हैं, तो अपने आप में ये सब जो है बेदम नहीं साबित होंगे? रहीमुल्ला साहब। Good evening to everyone, to the audience that they are. Am I audible now? Yes, you are audible. You are audible. अभी तो आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? रहीमुल्ला सफी जी, Am I okay? audible now? Yes. Yes, you are audible. We are able to listen. Thank you for the opportunity that you gave us, and we are here in this platform, and we are addressing the audience regarding the Afghanistan's issue in the crisis which happened. Sir, as you asked, the story is so different. The reality in the background story is so different as per my opinion. If you see the last speech that His Excellency Joe Biden had regarding Afghanistan, that was that was something different. And if we see the picture which is showing in the media in each and every one of us, we are seeing the picture of Kabul or Hamid Karzai airport, that people are rushing and coming to the airport. All these are scenarios, dramas, and something that have made the reality, the background is something different. If we see and if we talk about the Taliban in the violence against women, that is not true. Americans in all those countries that they were with Americans in Afghanistan, they were trying to make the international community align with them by the violence of talking about the violence against women, by the very bad picture of those like giving the picture of terrorist types of people to the Taliban and others, and somehow it was. But if you see and if you go to the story which has been started from the date when the American attacked on Afghanistan, if you see the story, and that time the government of Taliban, they were refusing, and they were saying we are not involved in the stability and insecurity of the entire world, and we have been not attacked, and even Osama was not attacked on America. And we hope to have a strong relation with American and other countries in the region. But Americans, with their own, behaviors, they have attacked on Afghanistan, and they have killed so many innocent people of Afghanistan. And they have tried to kill people. Until now, they are trying to kill us. If you see the story that how Afghans and how the Afghan nation, they are tied
tying themselves on the aeroplane in the crowd. It's shocked. It's shockable. Being human, we should have shocked about that. And we should have a strong argument regarding the injustice of American. If we see it have made it, if we see this, His Excellency Joe Biden, we have equipped it, we have supported you, and today you should start the war against the Taliban. Being an Afghan nation, I should ask His Excellency Joe Biden that from last 1.5 years that you had the negotiation with Taliban, did you involve the Afghan nation in that negotiation? Or you are just the one that you are just following your national interest? And fortunately that you are saying we were not there in Afghanistan for making and building a nation. We were there for our own interest. Okay, you have got your own interest. And what's the story of those violence against women, violence against human? What is the story? See, Afghan people, we are a very, very, very massive, and we are massive, peaceful people. We want peace, but we are struggling for this peace from last 4 decades. Soviet Union has been attacked on us, and those people, they have stand for their right in freedom, and they were struggling for the stability, and they were struggling for the violence to be avoided, against violence that Soviet Unions have been there. They have fought for 10 years, and Americans were there, stand with Mujahideen. And you are seeing that when Soviet Union has been withdrawn their forces and troops from Afghanistan, that was the America, they left it, Afghan nation alone. The Afghan nation which has been fight for the international terrorism. Sab, one of our viewers is saying something. I would put it to you. Mr. Abdul Faiz is there and he is saying, वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के मज़दूरों और किसानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने चमचों को सपोर्ट किया. So what you would like to say on this, what he is saying? Exactly. If we say from 2001, American came to Afghanistan and they have came with their own Afghan, those people that they trained in America, and they just departed, they arrived and they came to Afghanistan with those types of people. If you see what was the story of corruption in Afghanistan, that Joe Biden is mentioned in his speech, he was saying, I have asked from Ashraf Ghani to fight against corruption. Who have made this corruption? Who have made the culture of corruption in Afghanistan? Those were American, and those were the alliance of American. What I am asking, that if you observe the normal Afghan, the day that we have in 2001, and the day that we have the situation and the economical position that we have in 2021, that's the same. And the worst, and many times, very, in a bad position compared to that time. Why that happened? With billions dollars which have came to Afghanistan. Why this happened? Those people that they are just, killing us, and they came to kill us. And again, they are just, announcing, and they are saying that we were there for the helping and supporting our Afghans. How this injustice wise is there? What I am saying, being a strong nation in this region, if the regional cooperation and the regional countries and today's and this strong time, they are living Afghanistan, I am making them assured that one day they will give and they will answer this injustice, because we know the support of regional countries. Afghan nation needs their strong support. They should not leave us alone. We have just keeping our voice from last 20 years that we are suffering from a strong proxy war, which came from Americans.
They came with troops and from our neighbor country that they are just penetrating till now. See the story. Till yesterday they were hosting the Taliban, but today when they came to the Afghanistan and they captured the capital, today they have invited others, proxies, and they are hosting there in Islamabad. Why this happened to Afghan nation? Why the board is quiet about the Afghanistan? Being a professor, being a lecturer, being a person that I involved in regional cooperation and in regional relation, I want to ask those countries that they were there in Afghanistan, specifically India. It was Mr. Rahimullah ji who was telling us how Afghanistan has been exploited and oppressed right from, not from 2001, but right from 1978, when Soviet Union under its Stalinist regime of Brezhnev had taken over and has intervened militarily in Afghanistan, and Afghanistan is continuously being exploited and oppressed since then, and the US and its NATO allies are there in Afghanistan not from 2001 but 1978, right from 1978. And Afghanistan as a country, its people, its working and toiling masses have been totally exploited by these superpowers. मैं अब जानना चाहूँगा, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ जानना चाहूँगा, और ये इफ्तिकार विजदानी साहब से मैं ये जानना चाहूँगा, वो यहाँ मौजूद हैं। विजदानी साहब, ये जो अभी पूरी लड़ाई चल रही थी, तालिबान की जो लड़ाई चल रही थी, ये सब हम जानते हैं, हम सब ये समझते हैं कि तालिबान जो है वो एक मिडिवल फोर्स है, एक मध्ययुगीन ताकत है जो पीछे की तरफ देखती है, रिएक्शनरी फोर्स है। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि ये जो इम्पिलिस के ख़िलाफ़ लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर लोगों को जोड़ने में, इसमें इम्पिलिस पावर्स के ख़िलाफ़ लोगों को इकट्ठा करने में, मेहनतकश जनता को जोड़ने में इस्लाम का और तालिबान का एक रोल रहा है, एक भूमिका रही है, और ये भूमिका उनकी प्रगतिशील भूमिका रही है, जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान की जनता को यूएस, अमेरिका और नाटो की जो दमनकारी ताकतें थी, उसकी जो ऑपरेसिव फोर्सेस थी, उनके ख़िलाफ़ वहाँ इकट्ठा किया, जोड़ा। तो अभी ये जो तालिबान का एक तरह से डबल रोल है कि आज तक सत्ता लेने तक तालिबान जो है वो एक प्रगतिशील ताकत के तौर पर वहाँ काम कर रहा था, एक ऐसी ताकत के तौर पर काम कर रहा था जो लोगों की जो वहाँ आकांक्षाएं हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था। और अब जो तालिबान है, अब हमारे सामने जो तालिबान है, जो अब वहाँ सत्ता में आ चुका है, जिसने सत्ता संभाल ली है, अब उसका ये जो रोल है ये ख़त्म हो चुका है। ये जो वहाँ इम्पिलिस पावर्स से लड़ने का रोल था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अंदर, अगली कतारों के अंदर उसका जो रोल था वो एकदम एग्जॉस्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया है। अब उसका जो रोल है वहाँ, वो पूरी तरह से रिएक्शनरी रोल है। हम देख रहे हैं किस तरह से औरतों को वहाँ दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ डिक्री पास की जा रही हैं, और ये तमाम चीज़ें हैं। तो आप इस डबल रोल को कैसे देखते हैं, और आप कैसे देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की जनता में, इफ्तिकार साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की जनता में क्या तालिबान के लिए जो सिंपैथी, जो हमदर्दी और जो उसके साथ जुड़ाव, तालिबान के साथ जुड़ाव अफ़गान जनता में अब तक था, क्या वो अब इसके बाद बना रहेगा, या वो एकदम से टूट जाएगा, वो तिलिस्म टूट जाएगा और एक तरह की सिविल वॉर की, गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है वो प्रोग्रेसिव और रिएक्शनरी फोर्सेस के बीच में वहाँ जो है शुरू हो जाएगी? मैं आपसे जानना चाहूँगा इफ्तिकार साहब। देखो सर, एक बात तो हमें मानना चाहिए कि अफगानिस्तान में जितनी गवर्नमेंट आ चुके हैं, जितना भी हुकूमतें बन चुके हैं, वो बैटलफील्ड में हमेशा कामयाब रहा है, लेकिन पॉलिटिशियन में हमेशा नाकाम रह गया है। अब जो तालिबान था, ये लड़ाई में जिस आइडियोलॉजी से लड़ते रहे, ये आए हैं यहाँ तक, और ये गद्दी पे बैठ चुके हैं। अभी ये गद्दी पे बैठना एक बात है और उसको संभालना दूसरा बात है। तालिबान जो है एक
रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की थॉट के थ्रू जा रहा है, क्योंकि वो जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं फोर्स के थ्रू करते हैं लोगों पे। फॉर एग्जांपल लोगों को ये कह रहा है कि जो ऑब्स्टिकल है लड़कियों की सामने ला रही है और काम ना करने के लिए, काम करने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन है, ये लोगों को इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम अब 2001 में रहते हैं और 2001 में जो आइडियोलॉजी लोगों की था पुराने 90s में, अब ये वो इस टाइम में नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो वर्ल्ड ज्यादा आगे चल चुका है और डेवलपमेंट किया है, जैसे लोगों की थॉट भी डेवलपमेंट कर चुका है। अब हम एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, जहां पे कंपैरिजन होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वेलफेयर होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। ये तो नहीं चलता कि आप घर में ये करो वो ना करो, जैसे बच्चे लोग क्लास में बैठते हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। अभी फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक है, अभी लोग हमें देख रहा है, पूरा दुनिया हमें देख रहा है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्या होने वाला। अगर जो आइडियोलॉजी तालिबान का पुराना था, अगर वो अभी ये लोग इस टाइम पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये कोई भी इसका साथ नहीं देता, क्योंकि जो एक बात हम कहने वाले हैं कि जिस मुल्क में अगर आवाम गवर्नमेंट का साथ नहीं देता या उससे नाराज रहता है, इसका मतलब है कि डिक्टेटरशिप वहां पे पाबंद हो गया है। तो ये तालिबान को अपना जो रूल है, रवैया है, ये इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसके सामने ये डिफरेंट चैलेंजेस आने वाला है। एक चैलेंजेस आने वाला है जो तालिबान के बीच में आने वाला है, वो ये है कि तालिबान के अंदर एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म लोग भी है, जो वो प्योर तालिबानी हुकूमत चाहता है। प्योर तालिबानी हुकूमत वही हुकूमत है जो पिछले टाइम तालिबान कर रहे थे, लेकिन दूसरी साइड में जो तालिबान का ये खतर वाला लीडरशिप है, ये थोड़ा सा मॉडरेट है, जो ये डिप्लोमेसी की तरफ जा रहा है। तो अगर सामने इनसे जा रहा है, तो ये भी आपस में इन दोनों में तजाद सामने आता है, तो ऑपोजिशन बनता है और डिफिकल्टीज सामने आता है। एक बात ये है, और दूसरी चैलेंजेस जो है वो नॉर्थ की लीडर्स है। तालिबान अगर चाहता है कि अफगानिस्तान में पूरी तालिबानिज्म गवर्नमेंट बन जाए, तो ये बहुत ये सिविल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ चैलेंजेस जो आने वाला है, तो कमांडर मसूद है, जो कमांडर मसूद अफगानिस्तान का नेशनल हीरो है फॉर सम पीपल और फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर तालिबान इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, एक बिग चैलेंजेस यहाँ पे आता है। दूसरा चैलेंजेस जो नॉर्थ में लीडर, उसका जो ये एक करिज्मेटिक लीडर है मार्शल दोस्तम। जब मार्शल दोस्तम मार्शाली रुतबा है, अगर इसको तालिबान नहीं मानते, तो यहाँ पे भी मुश्किलात के सामना करना पड़ेगा। ये भी हमें प्रॉब्लम की तरफ ले जाने वाला है, क्योंकि जो लीडर्स है नॉर्थ की, और वो लीडर्स भी अपना उसका भी जो प्रेजमेटिक चेहरा है, उसका जो फॉलोवर है, आउट नंबर का फॉलोवर है, ये मतलब बहुत ज्यादा फॉलोवर है उसका भी। यहाँ पे अगर तालिबान इसके साथ नॉर्थ की लीडरशिप के साथ समझौता नहीं करता और अपना राज चलाता है, तो ये डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि ये सिविल वॉर की तरफ जाएगा और अफगानिस्तान की जो फ्यूचर है अनप्रेडिक्टेबल होगा। हम एक प्रश्न ले लेते हैं।
कल्याणी जी हमारी व्यूअर हैं और वो पूछ रही हैं कि वो रमेश जी से पूछना चाहती हैं, डॉक्टर बैराम रमेश जी से, कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में किस किस्म के संबंध जो हैं उनकी संभावना है भविष्य में बनने की। तो इसका शॉर्ट आंसर दे दीजिए रमेश साहब। Sure, thank you for the audience for such a good question. भारत इंडिया अफगानिस्तान से तो बहुत हिस्टोरिकली, ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, एक हिस्ट्री बता रही है। का मतलब बहुत लॉन्ग रिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ये आज से नहीं, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप बहुत काफी सालों पहले से है। जैसे अगर मैं रिसेंटली बात करूँ, सिंस 2007 और 2009 इंडिया अफगानिस्तान पे हर साल 2007 से 1000 स्टूडेंट अंडर ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन हर साल पे इनवाइट करते हैं अफगानिस्तान पे। और 2009 पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मनमोहन सिंह जी अफगानिस्तान पे गया। एंड सिंस 2014 एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर जी went to Afghanistan for 2 times, once to inaugurate the parliament of Afghanistan, a wonderful gift by India, and second to inaugurate the Matam. That it's also a beautiful gift. It's a great and useful gift by India, and the name of that dam India Friendship Dam. और also इंडिया अफगानिस्तान के लिए बहुत स्कूल बनाया, सड़कों बनाया, हमेशा एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है। अफगानिस्तान एंड इंडिया आजकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। नॉट वेरी रिसेंटली, इन दिस few days from last 1 week, बट ये रिलेशन अफगानिस्तान और इंडिया का डिप्लोमेसी रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली द मशीनरी, जो मशीनरी इंडिया पे सप्लाई हो रहा है अभी रिसेंटली, इट्स गेटिंग वेरी मच फेमस एंड मार्केट ऑफ इंडिया। अगर मैं ड्राई फ्रूट के बारे में बात करूं, अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, तो बहुत डिमांड है, बहुत अच्छा डिमांड है। तो ये अफगानिस्तान और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। एंड वन थिंग मोर जो मैं ऐड करना चाहता हूं, अभी रिसेंटली जो इत्तेफाक आया अफगानिस्तान पे, जो प्रॉब्लम आया अफगानिस्तान पे, प्रॉब्लम बोल सकते हैं या प्रॉब्लम नहीं भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं थिंकिंग ऑफ द पीपल, वो लोग किसका गवर्नमेंट को मानते हैं। तो कुछ लोग डर गया तालिबान से, वो लोग अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, बट सारे एम्बेसी बंद हो गया। सो इंडिया सबसे फर्स्ट कंट्री है जो एक ई वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा को प्रोवाइड किया फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। ये बात हमको कितना अच्छा लगा कि द नेशन ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया believes for the relation with the people of Afghanistan, not the government. गवर्नमेंट चेंज हो सकता है, कोई भी आ सकते हैं, बट ये हम लोग जो यंग जनरेशन है, यही चीज के वीजा के लिए इतना हमको अच्छा लगा कि इंडिया अफगानिस्तान लोग के बारे, इंडिया पीपल ऑफ अफगानिस्तान के बारे सोचते हैं। इट डजंट मैटर कौन के तालिबान के गवर्नमेंट है, पहले अशरफ गनी के गवर्नमेंट था। तो हम रियली इंडिया का अप्रिशिएट करते हैं। रमेश साहब, मैं इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल जो है, जी एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो मैं रहीमुल्लाह साहब से पूछना चाहूँगा और उसके बाद मैं अशोक जी की तरफ आऊँगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है रहीमुल्लाह साहब कि अभी जो मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो 3 हिस्सों में बटा दिखाई दे रहा है मोटे मोटे तौर पर अफ़गानिस्तान के सवाल पर। मीडिया का एक हिस्सा तो जो आउटराइटली, जो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा मीडिया है, वो आउटराइटली जो है, जो राइट विंग मीडिया है, वो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस को लिबरेटिंग फोर्सेस के तौर पे वहाँ दिखा रहा है। It is depicting these imperialist forces as liberating forces, as if they had gone to Afghanistan with a motive of liberation of people. Though Joe Biden, president of US, himself has said that there was no liberating mission in Afghanistan. He has categorically said that there was no liberating mission in Afghanistan. Even British PM, he has said that there was no liberating mission in Afghanistan. We had gone there only to control Taliban so that US and Western powers are not attacked
and this land of Afghanistan is not used for the purpose of attacking US and European powers. So they are absolutely clear in their mind. But even then, international media, a section of international media, is again and again propagating that there was a liberating mission, and they have gone, US and NATO forces have gone for a liberating mission there. Second strand of media is there, which is saying, which is supporting Taliban openly, which is saying that Taliban is there, Taliban has been a liberating force, and whatever be its political thought and that apart, ultimately it has played a liberating role in Afghanistan. Third section is there, third section of media, that is equating Taliban with the imperialist forces, or imperialist forces with Taliban, which is claiming that both of them are oppressive forces. Both of them, they are equating them in terms of oppression, in terms of exploitation. So what would you say, which section of media is correct in that, in your opinion, and which section of media is having that it commensurates with the aspirations and thinking of Afghanis? What Afghanis exactly think in their minds, that which force is having liberating mission there, and how we can evaluate and compare the role of imperialists under US and Western powers vis-a-vis Taliban. So, Rahimullah Sahab. Sir, I will in this question I will forget about what the media is saying. I will talk about the reality, what is there and what is happening. Exactly, Joe Biden is right. He didn't came here. He didn't come to Afghanistan to build a nation. Otherwise, the situation would be not like this. And even the others, those that they are talking that we were there for supporting Afghan nation and we were there for making a democratic state, I will ask them and I will argue them that yes, you are there, you have supported Afghan nation, but you are dominated by the American. And today itself, the media, the systems, that they are just under the control of American and under the control of in the I can discuss and I can tell you the entire region American are trying to dominate it. And those countries that they have their own voices about the nation of Afghanistan, they were there, but they were dominated by the Americans. Even the projects, even the assets that they have invested, they were directed by the Americans. So Americans were there to support those that they were involved in violence. Americans were there. See, let's go somehow in a deep of the story. If you see in 2002, 2003, 2004, 2005 till 2007, there was nothing. Even Taliban were at their homes, and they were just observing. And even some of their the leaders were involved in the government in democratic state. But still, those were American. Those were their alliances that they attacked the peaceful people's houses, homes. But by strategically, by as per the policies, they made a strong violated opposition against the government of Afghanistan. Why this happened? The media should know the story. Again, if we see Pakistan from last 90 years, Pakistan was outstanding active. Pakistan hosted all those parties that they were against the people and against the government of Afghanistan till today. While Pakistan was a very strong alliance of American in the same time. If you see
the politicians of Pakistan today, they are saying we were there to fight against American with the weapon and with the support of American. What does it mean? This is the reality. People of Afghanistan in last 20 years, even if you go to the back in last 4 decades, they have none and they have know very well. They are friends, they are good friends, and they are very bad friends. And I'm very happy, and I'm somehow, visionary about this maturity that people of Afghanistan have been got. If we divided the people in the nation of Afghanistan, I can divide it in 3 categories: literated, semi-literated, illiterated. If we ask from a person who is very much illiterated, he will answer you the same question. This is the background reality. If you say the story of what is happening in the airport today, as per the agreement that happened with Taliban and the government of Afghanistan, they are not interfering in the airport. Airport in all the air forces are with Americans, and 6,000 troops and soldiers are there. At the same time, they are publishing and they are, making a type of marketing and a types of advertising about that, and making the rumors that Americans are taking and making you say. And just people are coming to the airports and they are making the doors closed to show a strong story to the entire world that we were there for the peace. If when we are getting out, so people will be crying, people will be damaged, the nation will be just asking for us. And the reality from 2001 itself till 2021, no one is about the favor of American. No one is about the favor of all those troops who are there in Afghanistan, because those troops didn't make anything for that nation. Just they killed us. They made us to be in a very critical moment, and today we are seeing the friendship of American after after we can say and after 4 decades. Because initially when the Soviet Union have been attacked, American were there that they were saying that we are friend of. Rahimullah Sahab, you are telling that the hidden mission of these imperialist forces was to act on the soil of Afghanistan like a killing machine, and our viewer Mr. Sahil Avib, he is in agreement with you, is saying that तालिबान को साम्राज्यवादी जुल्मो सितम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, संकीर्ण मानसिकता के लोग ही ऐसा सोच सकते हैं. So operation of Taliban, what is exactly saying that operation of Taliban cannot be equated with the operation by these imperialist forces. So we want to know whether what Mr. Sahil Avib, our viewer, is saying. I am putting it to you, Mr. Rahimullah Sahab, that whatever our viewer Mr. Sahil Avib is thinking, and you are also of the same view, that bigger operation and bigger exploitation was at the hands of imperialist forces, and for a far longer time. Do people of Afghanistan also concur with you? Do they also think in the same terms you are thinking? क्या वो भी अफगानिस्तान के लोग भी वही सोचते हैं जो जिस तरह से आप सोच रहे हैं, रहीमुल्लाह साहब? Sir, if you see, in last 2 decades, from last 20 years, media is against, that is media that defining the right and wrong. And today, Taliban came to Kabul, and that is the media that's saying if the Taliban is right or wrong. But as per my opinion, being a nation that is
be that we are seeing who is wrong and who is right. But if you see the reality that is so different, which is happening. If we ask Mr. Sahib, who was the one who gave the international platform and stage for Taliban in the last 2 years? रहीमुल्ला साहब का शायद इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया जी। Am I audible now? Sir, the American, if they believe that Taliban are against the humanity, Taliban is against the human rights, Taliban is against the women rights, why they should give international stage? What will be the answers of American to those that they are asking? I'm saying, sir, this is something different. Why should countries, why should the entire world nation, they follow whatever Americans are saying? Being human, this is our right to think by our own mind. This is our right to take our own decisions. As per Afghan nation, I should ask and I should have a strong request from the neighbors, from the SAARC countries, from the region. Let us enter to the reality. Stand with America, stand with the Afghan people. Do not follow what is American saying. And again, I am calling on my people. If you are still being Taliban, being government, रहीमुल्ला साहब से बिल्कुल इस बात पर सभी सहमत होंगे कि किसी भी राष्ट्र के मामलों में दखल देने का या उसको इम्पेलिस्ट कहें कि हम सिविलाइज करने जा रहे हैं, हम नेशन बिल्डिंग करने जा रहे हैं, तो इसका उन्हें बिल्कुल भी कोई हक नहीं है, किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। और ये वास्तव में किसी तरह की नेशन बिल्डिंग नहीं है। अब तो बिल्कुल साफ़ हो गया, बोरिस जॉनसन ने कह दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने कह दिया है, तो अब तो ये बिल्कुल साफ़ है कि किसी तरह का नेशन बिल्डिंग के लिए ये लोग वहाँ नहीं गए थे, बल्कि वहाँ ये लोग एनेक्सेशन के लिए गए थे, अफ़गानिस्तान को लूटने गए थे और सेंट्रल एशिया के अंदर तेल पर कब्ज़ा करने के लिए अफ़गानिस्तान को एक सैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ये इम्पेरियलिस्ट फोर्सेस वहाँ गई थी अफ़गानिस्तान में और वहाँ से ये पिट करके निकली हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए, मुक्तिकामी लोगों के लिए बड़े खुशी की बात है। और रहीमुल्ला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो अपनी बात पूरी कर दें, उसके बाद मैं जो है फिर अशोक जी के पास आता हूँ। अशोक जी शायद बीच में कुछ इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। जी रहीमुल्ला साहब बोलिए। Thank you, sir, for giving me the time. Sir, if you see, Joe Biden said that we got our goals and we reached our goals and we are withdrawing our forces. And the goal was to kill Osama. I will ask His Excellency Joe Biden, where did you kill Osama? Did you kill Osama in Kabul? Or you killed him in somewhere else? If you are there for your goals, where are your goals? See, most of the countries, they are blindly following the Americans, whatever the Americans are saying. I am, as a nation of Afghanistan, I can tell you to the Americans in Afghanistan saying that I am the leader of the world and you cannot lead this world, and you will be held by the nations and people will know you later. But what is the very dangerous thing that still Americans are playing? Leave us, we will make our. That was you avoid us to be not a nation, to be not make a nation a strong nation in this region. A strong nation of Afghanistan is very, very important
for the stability of this region. We will ask the other countries to stand with us. We will ask our good and best friends. This is a very, hopeful thing that today people of Afghanistan knowing that India is the best friend of Afghanistan. Each and everyone know that India is the best friend. India was there involved in nation building. अभी अशोक जी के पास आ रहा हूँ। प्रोफेसर अशोक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं आपको बीच में। तो अशोक जी आप इस पर बताएं, और आप ये भी बताएं कि ये जो पूरा जो पश्चिम एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर इस समय ये बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों का जो पूरा आपस में जो ये खींचतान, मारा मारी, पूरी साम्राज्यवाद की लूट और ये सारी हिंसा सब जारी है, तो इससे जो निजात है वो किस तरह से, क्या बूर्जुआ राष्ट्र राज्य कभी भी मिल बैठकर इससे निजात हासिल कर पाएंगे, या फिर मजदूर किसानों को किसी और तरह से जो है इसके अंदर इंटरवीन करना होगा? तो आप अपनी बात जारी रखिए अशोक जी। जी कॉमरेड, मैं इस डिस्कशन में जो पहले बातें हुई उनमें भी एक दो टिप्पणी देना चाहूंगा। एक तो ये कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत इंटरेस्ट है, और वो पहले ही अफगानिस्तान में बहुत पैसा लगा चुका है, पाकिस्तान में भी लगा चुका है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी काफी पैसा लगा चुका है। और तालिबान ये समझ गए हैं कि चाइना से फाइनेंशियल हेल्प लेना ठीक रहेगा, और इसलिए इन्होंने आपस में ये समझौता कर दिया है। ये बात भी देखिए, मैं रहीमुल्लाह साहब से इस मामले में एग्री करता हूँ कि तालिबान लोगों से संपर्क साधने में, मिलने जुलने में, उनकी हेल्प लेने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि वो एक पूरे देश के, अफगानिस्तान के लोगों की भावना को रिप्रेजेंट करता था। अफगानिस्तान के लोग जो शुरू से ही वो अमन पसंद रहे हैं, बहादुर रहे हैं, लड़ाके रहे हैं, और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी दूसरे देश की दखलंदाजी वहां हो, तो धीरे धीरे नीचे वो तालिबान का साथ दे रहे हैं। तालिबान की या अफगानिस्तान के लोगों की जो मेन मीडिया ने, बीच में आपने भी सवाल उठाया था, डिफरेंट तरह के मीडिया ने जो खराब पिक्चर पोर्ट्रेट की है वो बिल्कुल गलत की है, और शुरू से ऐसा करता आ रहा है। मैं एक पुरानी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सारागढ़ी की लड़ाई पर एक फिल्म बनी थी, अक्षय कुमार उसमें थे, केसरी फिल्म का नाम था, और वैसी 3-4 फिल्में बन चुकी हैं, और इन फिल्मों में अफगानिस्तान के लोगों को विलेन दिखाया है, जबकि ऐसा नहीं है। विलेन तो वो है, देखिए, खलनायक वो है, विलेन वो है जो दूसरे देश पे हमला कर रहा है। तो ब्रिटेन के लोग उधर अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन विलेन हम अफगानिस्तान को दिखा रहे हैं। तो ये मेन मीडिया का जो चरित्र है वो शुरू से ही अफगानिस्तान के लोगों की खराब उसमें उसकी खराब चित्रण उसका करता रहा है, खराब उसको पोर्ट्रेट करता रहा है। अब इनको क्योंकि तालिबान मिल गया, लेकिन जैसे कि बैराम रमेश ने भी कहा कि तालिबान भी 2 तरह का है, बल्कि कई तरह का है, 2 तरह का नहीं है, कई रंग है इसके। पाकिस्तानी तालिबान का अलग रंग है, और अफगानिस्तानी तालिबान में भी कई तरह के रंग हैं। अच्छा, हमें यह भी पता है, बैराम रमेश से पहले बातचीत हुई थी इस मामले में, कि तालिबान घर घर जा रहे हैं और लोगों को एश्योरेंस दे रहे हैं। अफगानिस्तान में मेरे ख्याल से 37 प्रोविंस हैं और बहुत सारी एथनिसिटीज हैं, 12 एथनिसिटीज के लोग वहां रहते हैं, लेकिन किसी भी एथनिसिटी के लोग तालिबान को परेशान नहीं कर रहे। ये तो ठीक है कि उनकी सोच कुछ मामलों में पिछड़ी हुई है, लेकिन उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वेस्टर्न मीडिया दिखाता है कि अगर उसमें थोड़ी बहुत तरक्की की संभावना हो ताकि वो दब जाए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि 20 साल से यूएस और नाटो फोर्सेस वहां है, लेकिन उन फोर्सेस के वहां जाने से पहले ही बहुत सारी मिलिट्री को सैन्य साजो सामान सप्लाई करने वाली कंपनियां पहले ही अफगानिस्तान में आ गई। पहले वो कंपनियां वहां पहुंच गई और उन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव वो अमेरिका में लॉबिंग करते रहे। लॉबिंग करके उन्होंने अमेरिका की सरकार को वो मना रहे थे कि
किसी देश पे हमला किया जाए, अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। ओसामा बिन लादेन का बहाना मिल गया, 9/11 को उनको बहाना मिल गया। वो बहाना मिलने के बाद उन्होंने एक माहौल बनाया कि यहाँ हमला किया जाए, और इस हमले के पीछे असल में देखिए प्रॉफिट था। पायदार कंपनियों का जो मंशा थी वो पाने की थी, और उन्होंने 20 साल तक जी आपको रोक करके मैं आना चाहूँगा इस समय जो है इफ्तिखार साहब के पास, और मैं ये पूछना चाहूँगा, अशोक जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है इफ्तिखार साहब। उन्होंने कहा है कि ये जो तालिबान को बहाना बना के, तालिबान की हिंसा को, तालिबान के रिएक्शनरी एटीट्यूड को, उनकी मध्ययुगीनता को, बर्बरता को बहाना बना के जो पूरा मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया है, यूएस मीडिया है, वो वास्तव में इम्पीरियलिस्ट का जो वहाँ एक लंबा इतिहास है क्रूअल्टी का, बार्बरिज्म का, और तमाम तरह का जो प्रेडेटरी उनकी हिस्ट्री है अफ़गानिस्तान के अंदर, जिसके चलते उन्होंने लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ मारा है, मरवाया है। और उससे पहले भी यूएस और वेस्टर्न मीडिया जो है वहाँ इस मारामारी और हिंसा में शामिल रहा है। 1978 से ही लगातार शामिल रहा है। उसने सोवियत संघ के ख़िलाफ़ जो है अफ़गान लोगों को हथियार बनाने की कोशिश की थी, उनको वहाँ हिंसा और मारामारी का जो है पूरे एक मशीन तैयार की थी। तालिबान भी उनकी प्रोडक्ट है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ इफ्तिखार साहब कि ये जो वेस्टर्न और यूएस मीडिया की ये जो साजिश है कि वो तालिबान की हिंसा की बात करके, तालिबान की वायलेंस की बात करके वो इम्पीरियलिस्ट वायलेंस को उसके पीछे छिपाना चाह रहा है, तो इस बात को लेकर के कितना आप समझते हैं कि दुनिया कितनी सजग है इसको लेकर के, कितना दुनिया इस बात को समझती है, और अफ़गानिस्तान के अंदर लोग कितने सजग हैं इस बात को लेकर के? सर, जब एक कंट्री अमेरिका के नाम से आ गया हमारे देश और 80 ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो 20 साल गुजरने के बाद जैसा रहा मैं 2-3 बात अमेरिका ने अफगानिस्तान में और उसको अपना गलती नहीं मानते, जो गलती फर्टिलाइजर का तो हमें और वो पे क्या होने वाला। Here is just one choice, sir. Can you hearing me now? तो जब अमेरिका आ गया अफगानिस्तान में, एक वीक गवर्नमेंट बना के जो कर्जे को अपने साथ लाया, वह कर्जे के सामने जो वीकनेस शेप में थी, उस वीकनेस को अमेरिका ने इग्नोर किया है। इसी तरह जो अफगानिस्तान में Namaskar ji. Sir, to say that nowadays our media are also not free and fair, okay?
They are not free actually. Maybe some of with media and some another media also looking for money. Maybe they are corrupted. I don't know. But sorry to say that sometimes the media सर डेमोक्रेसी के एक main pillar होते हैं सर. But sometimes media and media men are also corrupted. देखो सर बात यह है कि जो यूएस है अफगानिस्तान के लिए क्या जो उसका प्लान था उसके लिए तो डेफिनेटली शायद फायदा मिल गया सर. पर जो अफगानिस्तान का नशन है जो अफगानिस्तान के लोग हैं बहुत ज्यादा नुकसान किया कि जो अफगानिस्तान के अंदर है बहुत अलग अलग पार्टी बन गया एक यूनिटी नहीं आ गया. मतलब हमेशा यूएस ये बात कर रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट है अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट है. पर जैसे रहीमुल्लाह साफी जी बताया कि कोई जैसे ओसामा बिन लादेन को मरा दिया उसको तो वो कहां से मिल गया. पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट नहीं है. अफगानिस्तान नेवर प्रोड्यूसिंग टेररिस्ट. Afghanistan in fact supplying humanity. But unfortunately कुछ कंट्रीज जो बोलते हैं डिवाइड एंड रूल वही डिवाइड एंड रूल है जो हमारा कंट्री के अंदर चल रहे हैं. डिवाइड एंड रूल है. बट जो यूएसए है आपका ये मिस्टेक जो किया जो परेशानी अफगानिस्तान लोग को दिया वो लोग कभी मानते भी नहीं है. एक और बात मैं बताना चाहता हूं सर. अगर यूएसए के अंदर अमेरिका के अंदर एक छोटा सा ही एक्सीडेंट भी हो तो उस एक्सीडेंट की वजह से 2-3 लोग अमेरिकन लोग मर जाएगा. दे विल डाई. सारे मीडिया विल टॉक अबाउट दैट कि अमेरिका के अंदर 2 बंदा मर गया यूएसए के अंदर 1-2 बंदा मर गया ये हो गया सुसाइड हो गया. कोई बंदा खुद को सुसाइड भी करते हैं सारे मीडिया सपोर्ट करती है. बट जो आजकल इतना लोग मरते हैं अफगानिस्तान के अंदर इतना तो मेल फीमेल छोटा बच्चा मरता है उसके क्या मिस्टेक है. I saw in media, I saw in some place जो अफगानिस्तान से हमारा चिल्ड्रन 7 साल का 2 साल का बच्चा साहब हमें बता रहे हैं. डॉक्टर बैराम रमेश हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के अंदर जो है अमेरिका के अंदर अगर 2 फौजी भी उनके मर जाएं तो इतना हल्ला गुल्ला हो जाता है. लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर 2.5 लाख लोगों का जो है कत्लेआम किया इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस ने और उसको लेकर के जो इंटरनेशनल मीडिया है वो नहीं बोला. तो वो इस बात से सहमत है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो तालिबान की वायलेंस को बहाना बना करके और ये कह करके ये अफ़गानिस्तान जो है वो तो एक टेररिस्ट कंट्री है इस तरह का जो है मिस इम्प्रेशन क्रिएट करके और उसका जो इमेज बिगाड़ने के लिए और असल में इम्पीरियलिस्ट वायलेंस को छिपाने के लिए अपने इरादों को और अपने कुकृत्यों को अपने वहाँ कुकर्मों को छिपाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर रहा है. तालिबान की ये इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये प्रोजेक्शन है. मैं इफ्तिकार साहब से जानना चाहूँगा उनका ऑडियो उस समय काम नहीं कर रहा था कि वो इसको सवाल को किस तरह से देखते हैं. सर जो थिंकिंग है वो हमेशा के लिए जैसे हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में ऐसा किया जो सभी वर्ल्ड को हैरान कर दिया. अब इन्वेस्टमेंट के बावजूद अमेरिका ने तालिबान को निकाल दिया और 20 साल during 20 years they spent $83 trillion and bring back Taliban. It's like a joke. Why? Because during जो भी इसके सालों के बीच में हो गए अमेरिका ने हमेशा अफगानिस्तान को कुर्बान किया. वहाँ पे लोग डेमोक्रेसी पे बिलीव करते थे. वो उसी के जैसे भी अमेरिका ने कई बार इलेक्शन इंटरफेयर किया और आवाज़ कट रही है इफ्तिकार साहब की लेकिन उनकी बात से जो मामला निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है कि अफ़गान लोग जो हैं और अभी आपने देखा अभी बैराम साहब भी यही बात कह रहे थे. हमारे तीनों साथी जो हैं वो अफ़गानिस्तान से हैं और वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो जनता है अफ़गानिस्तान की जो मेहनत का जनता है
वो मेहनतकश जनता वास्तव में किसी तरह से भी टेररिस्ट नहीं है। वो दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान की जनता कभी नहीं गई दुनिया के अंदर जो है टेररिज्म को फैलाने, बल्कि जो इम्पीरियलिस्ट ताकतें हैं ये अफ़गानिस्तान में आई उनको टेरराइज़ करने अफ़गान जनता को, और उन्होंने उसका डटकर मुकाबला किया। अफ़गानिस्तान के लोग जुझारू हैं, अपने अस्मिता को, अपने आप को बचाना जानते हैं, उसके लिए लड़ना जानते हैं, आज़ादी के लिए आज़ादी पसंद लोग हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से टेररिस्ट नहीं है। और ये जो वर्ल्ड प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस जो यूएस में जो अरबों डॉलर्स से चलती है, वेस्टर्न प्रेस है जो वहाँ पाउंड से और फ्रैंक से चलती है, तो ये जो प्रेस है जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट की प्रेस है, बड़े कॉरपोरेट्स की प्रेस है, तो ये अफ़गानिस्तान के चेहरे को काला करने की कोशिश कर रही है, उसको ब्लैक करने की कोशिश कर रही है, उसको ब्लैकन करने की कोशिश कर रही है। और किसी भी तरह से जो अफ़गान लोग हैं वो कहीं भी हिंसा या मारामारी में शामिल नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत ही पीस लविंग है, शांति पसंद लोग हैं। और ये जो तालिबान जो पैदा किया, अभी जिस तरह से साथी रहीमुल्लाह जी बता रहे थे कि तालिबान को जो पैदा किया है, तालिबान जो पैदा हुआ है वो इम्पीरियलिस्ट के जुल्म चलते हुए, इम्पीरियलिस्ट ने जिस तरह की वहाँ साम्राज्यवादी ताकतों ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, नीदरलैंड्स ने और तमाम जो नाटो ताकतें हैं, उन्होंने लंबे समय जिस तरह का वहाँ जुल्म किया, जिस तरह का स्टालिनवादी जो फोर्सेस हैं ब्रेजनेव के शासनकाल में वो वहाँ गई 1978 में, उन्होंने वहाँ जुल्म किया। उसके बाद ये जो दूसरी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ हैं, इन्होंने जुल्म किया। तो इस जुल्मत की जो एक लंबा दौर है जुल्मत का, जो 1978 से ही चला आ रहा है, इसके अंदर वहाँ तालिबान जैसी फोर्सेस का उदय हुआ। वरना वहाँ जो लोग हैं वो अमन पसंद लोग हैं, अपनी आज़ादी को पसंद करने वाले लोग हैं, और वे तभी लड़ते हैं जब कोई जाकर के उनके ऊपर हमला करता है, वहाँ ऑक्यूपेशन की कोशिश करता है, एनेक्सेशन की कोशिश करता है। वरना ये जो अफ़गान लोग हैं ये कहीं भी लोगों के साथ किसी भी तरह की मारामारी या हिंसा करने कभी नहीं गए। तो ये बात निकल के आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि अशोक जी आप इसको जो है समअप करें, ये जो सारी बातचीत निकल के आई है, और किस तरह के प्रॉस्पेक्ट्स हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में रूस, चीन, पाकिस्तान के साथ किस तरह के संबंध जो हैं रहेंगे अफ़गानिस्तान के। तो आप इसको समअप करें, और कोई पैनल से कोई साथी कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो अपना हाथ उठा सकते हैं, मैं उनको इनवाइट कर लूँगा। अशोक जी आप अपनी बात रखें। माइक ऑफ। Sir, your voice is not clear. सॉरी, मैं ये कह रहा था कि ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जो ये दुनिया है, सभी देशों में जो ये कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, असल में वो डेमोक्रेसी नहीं होती है, वो कैपिटलिस्टों का राज होता है। तो इसने अफगानिस्तान को क्या दिया है? अफगानिस्तान को दुख दिए हैं, आंसू दिए हैं, आहें दी हैं। कोई भी युद्ध होता है तो जो भी गोली चलती है वो किसी ना किसी माँ के सीने पे लगती है, किसी ना किसी बहन का भाई जाता है। और जो इम्पीरियलिस्ट ताकतें हैं वो अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए लगातार कहीं ना कहीं युद्ध जारी रखती हैं, वार जारी रखती हैं, जंग जारी रखती हैं। हमारी जो पार्टी है वर्कर सोशलिस्ट पार्टी, ये वार अगेंस्ट वार, युद्ध के खिलाफ, जंग के खिलाफ जंग, ये अभियान को चला रही है। और पूरी दुनिया में जंग के खिलाफ ये जंग छेड़ रखी है। अफगानिस्तान के लोगों की आवाज हम उठा रहे हैं। पूरी दुनिया के मेहनतकश जो जनता है, मेहनतकश आवाम है, मेहनतकश जो तबका है, उसकी आवाज हम उठा रहे हैं। और हर रोज हम ये पुकार कर रहे हैं कि देखिए हमें एक होना पड़ेगा, मेहनतकश जनता को एक होना पड़ेगा। ये एकता नीचे से हो, क्योंकि ऊपर से तो कभी अमेरिका टेररिज्म को बढ़ावा देगा, कभी सऊदी अरब बढ़ावा देगा, कभी चाइना उनको हथियार सप्लाई कर देगा, कभी उनको रशिया उनको हथियार देगा। तो जो ऊपर की ताकतें हैं, ऊपर यानी जो सरकारें हैं, जो सरमाएदारों के कब्जे में रहती हैं,
उनका तो काम लड़वाना ही है। अगर ये एकता, अगर ये इंटीग्रेशन, अगर ये यूनिटी ये नीचे से शुरू हो, अगर ये लोगों से शुरू हो, तो फिर ये ताकतें कुछ नहीं करती। यानी देखिए, भारत की जनता, यहाँ की मेहनतकश जनता, पाकिस्तान की जनता, अफगानिस्तान की जनता, पूरे जो साउथ एशिया है इसकी जो मेहनतकश जनता है, उनके एक जैसे इंटरेस्ट है, एक जैसे हित है, वो सब शांति चाहते हैं, सब अमन चाहते हैं। और बड़ी ताकतें वो बाहर से आके उसको खराब करती हैं और उसको लूटना चाहते हैं और लगातार किसी ना किसी तरह से उलझाए रखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे साथियों ने कहा कि सच्चाई सामने नहीं आती है, रियलिटी सामने नहीं आती है, कोई मीडिया कुछ कहता है, कोई मीडिया कुछ कहता है। रियलिटी बिल्कुल अलग है और रियलिटी यही है कि जनता को एक होना पड़ेगा, आवाम को एक होना पड़ेगा। ये जो नीचे से एकता शुरू होगी, अगर ये एकता हो, अगर ये जो मेहनतकश जनता है, जो ये मजदूर वर्ग है, जो लोग तरक्की चाहते हैं, जो लोग अमन चाहते हैं, वो लोग नीचे से एक, तो इन ताकतों को आराम से भगा सकते हैं। अभी तक तालिबान देखिए लोगों की सपोर्ट वहां ढूंढता रहा है अफगानिस्तान में, और बार बार अफगानी जनता ने तालिबान की मदद से चाहे इस बार, लेकिन बार बार इन वहां से भगाया है। लेकिन अगर साथ के देश, आसपास के और देशों की जनता है वो भी इनका साथ, तो ये तो एक घंटा भी नहीं ठहर सकती। फिर ये लड़ाई 10 साल की, 20 साल की नहीं। तो अभी ये अशोक जी ने हमें कई सारी बातें बताई और उनका लब्बो लुबाब जो है वो ये निकल रहा है कि ये जो उपनिवेशवाद विरोधी क्रांति, एक तरह से इनकलाब जो है, एक सशस्त्र संघर्ष अफ़गानिस्तान के अंदर चल रहा था साम्राज्यवादियों के ख़िलाफ़, तो इसका नेतृत्व जो है वो तालिबान के हाथ में था और इसने एक तरह से धर्म का लबादा भी ओढ़ा हुआ था, इस्लाम के बैनर के नीचे चल रहा था। लेकिन वास्तव में अपने अंतर्य में, अपने कंटेंट में ये जो स्ट्रगल था, ये जो संघर्ष था, ये एंटी कॉलोनियल था, एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल था, जिसके अंदर जनता ने अफ़गानिस्तान की जनता ने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वहाँ से जो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेज हैं, साम्राज्यवाद की ताकतें हैं, उन्हें उखाड़ फेंका है, उन्हें निकाल दिया है, वहाँ से खदेड़ दिया है। और अब जो वहाँ दूसरा संघर्ष है वो संघर्ष है वहाँ वर्किंग क्लास का, मज़दूर वर्ग का, अफ़गानिस्तान के मज़दूर वर्ग का। और ये संघर्ष जो है वहाँ जो मध्ययुग की ताकतें हैं, मेडिवल ताकतें हैं, उनके खिलाफ चलेगा, जो पीछे की तरफ देख रही हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन ये संघर्ष जो है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स में नहीं चलेगा, सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं चलेगा। जैसा अशोक जी ने कहा कि पूरा जो दक्षिण एशिया है, मध्य एशिया है, तो इसके अंदर ये संघर्ष चलेगा। और इस संघर्ष का जो उद्देश्य है वो अफ़गानिस्तान को सिर्फ एक राष्ट्र के तौर पे विकसित करना नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया के अंदर, मध्य एशिया के अंदर एक समाजवादी संघ की स्थापना, मजदूरों और किसानों की, मजदूरों और मेहनतकशों की सरकार की स्थापना जो है वो इसका उद्देश्य रहेगा। तो ये संघर्ष जो है ये तिहरा संघर्ष होगा। एक तरफ इस संघर्ष को जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनके खिलाफ जो संघर्ष वहाँ जारी है अफ़गानिस्तान के अंदर, जिस तरह से अफ़गानिस्तान की बहादुर जनता ने उनको खदेड़ा है, तो वो संघर्ष जारी रहेगा। उनकी इंटरवेंशन को वहाँ रोका जाएगा, उनकी जो वहाँ दखलंदाजी है उसको वहाँ निश्चित रूप से रोका जाएगा, उसको नहीं चलने दिया जाएगा। और अफ़गानिस्तान की मेहनतकश जनता ने दिखा दिया है कि वो वहाँ नहीं चलने दी जाएगी, नहीं चल सकती। दूसरा जो संघर्ष है वो तमाम ये जो सेंट्रल एशिया के अंदर बूर्जुआ सरकारें हैं और इनके राष्ट्र राज्य हैं, तो इनकी तख्ता उल्टाई के तौर पे वहाँ संघर्ष चलेगा पूरा सेंट्रल एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर। इस सोशलिस्ट यूनियन को बनाने के लिए इनका तख्ता पलटा जाएगा। और तीसरा संघर्ष जो तालिबान जैसी यहाँ भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी जो फासिस्ट ताकतें हैं, तो इन ताकतों को एक तरफ हटाने के लिए, एक तरफ खदेड़ने के लिए संघर्ष होगा। इस तीसरे संघर्ष में मज़दूरों, मेहनतकशों की, मजलूमों की सरकार का निर्माण होगा और एक जो सोशलिस्ट यूनियन है, जो समाजवादी संघ है, वो मध्य एशिया में, दक्षिण एशिया में जो है वो बन सकेगा। एशिया को, पूरे एशिया को उस समाजवादी संघ के बैनर के नीचे संगठित किया जा सकेगा। और यहाँ जब हम समाजवादी संघ की बात कर रहे हैं तो हम उस स्टालिनवादी रिजीम से बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, ब्रेजनेव के रिजीम से अलग बात कर रहे हैं, जो
अफ़गानिस्तान को दबोचने और अफ़गानिस्तान पर जुल्म करने, उसकी संपदा को लूटने वहाँ गया था। उसका भी कोई सिविलाइजेशन का मिशन नहीं था वहाँ। तो हम जिस समाजवादी संघ की बात कर रहे हैं वो हम इस पूरे इलाके के अंदर जहाँ मेहनत कश जनता के दुख सुख एक हैं, तो हम उन दुख सुखों को बांटने की, पूरी मेहनत कश जनता को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, समानता के आधार पर, बराबरी के आधार पर। और इसमें हमें लगता है कि भारत की, अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की जो तमाम मेहनत कश जनता है वो एकजुट है अपने लुटेरों के ख़िलाफ़, शोषकों के ख़िलाफ़, पूंजीपतियों के ख़िलाफ़, कॉरपोरेट के ख़िलाफ़। और निश्चित रूप से वो इस तरह की जो सोशलिस्ट यूनियन है उसको अंजाम देगी, उसको संगठित कर पाएगी। तो हमारे सभी पैनलिस्ट्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन साथियों ने इस चर्चा के अंदर हिस्सा लिया, और हम आगे भी ये चर्चा जो है ये जारी रखेंगे। इसके अंदर सभी साथियों को जो है आपने बहुत अच्छी तरह से, सभी साथियों ने इसके अंदर बातचीत रखी, अफ़गानिस्तान की परिस्थिति पर रोशनी डाली। तो हम सभी साथियों को जो है बुलाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत मैं खैर मकदम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं साथियों। तो बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी साथियों का धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir.